Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to start with a new chapter that is radioactivity. ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा ख़त्म किया है. आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, रेडियो एक्टिविटी. तो लेक्चर नंबर 63. चलो, तो रेडियो एक्टिविटी समझने से पहले इसमें समझा रहा है कि पहले आप जानो एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि आपको पहले से पता होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. फिर समझाया है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. तो ये तो हम लोग को जे थॉमसन भाई ने, जे थॉमसन ने ही तो पहले तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स दिए, है ना, और फिर उसके बाद अपना प्लम पुडिंग मॉडल सामने रखा, है ना, अगर आप लोग को याद हो ये सब. तो जे थॉमसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हम लोग को एटम का स्ट्रक्चर देने में. ठीक है, तो काफ़ी तो फेल भी इसके पहले. फिर प्लम पुडिंग मॉडल एक आया था आपको, जॉन डाल्टन ने तो थ्योरी दी थी अपनी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि गलत हो गई थी. 5 पॉइंट या 6 पॉइंट की थ्योरी थी, जिसमें मैक्सिमम तो गलत ही थे उनके, कि एटम इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल, ये सब. हाँ, तो जो अल्टीमेटली जो अभी हम लोग करेंटली फॉलो करते हैं उसमें क्या है बताया गया कि बीच में सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज भरा है हमारे एक एटम का, तो सारे प्रोटॉन्स वहाँ पे भरे हुए हैं, है ना, और उसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है ना, यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है. अब क्या शेल का फॉर्मूला होता है, मतलब किस शेल में कितना डालेंगे कैसे पता चलता है? हाँ, तो फॉर्मूला क्या है, मतलब किस शेल में कितने होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, वो तो शेल का नाम है. ये फॉर्मूला होता है 2n², है ना, n डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ शेल. तो पहले शेल में क्या, पहला शेल है तो n की वैल्यू डाला, 2 आंसर आया. दूसरा डाला, उससे 8 आंसर आया. ऐसे करके आगे बढ़ता है. लेकिन हम लोग मोस्टली देखते हैं कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे चलते चले जाते हैं, है ना, 2 8 18 ऐसे नहीं बढ़ता है. क्यों? क्योंकि उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं जो 2 8 18 जाए. तो वो क्योंकि नहीं है तो हम लोग 2 8 8 फिर बढ़ता जाए. लेकिन अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हों, जो कि बहुत कम होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो हम लोग 2 8 18 वो वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सारा हमारा नेगेटिव चार्ज है. और फिर आगे चल के बात आई, मतलब एक टाइम पे तो हम लोग सिर्फ यही मानते थे कि बीच में प्रोटॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन है. हमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं पता था. कौन सा वो सब एटॉमिक पार्टिकल है? न्यूट्रॉन. तो वो हम लोग को नहीं पता था. लेकिन कुछ टाइम बाद जाके पता चला कि नहीं, वहाँ पे एक और हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है. अब आप लोग बताइए कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट है? सही है. आगे मतलब और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, किसका मास ज़्यादा आ रहा था? देखिए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का कुछ, वैसे मास वाला आंसर सही है एकदम. चलिए, सही आंसर है आपका, थोड़ा सा भी बताया. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जब हम लोग ऐड कर दे रहे थे, तो उससे भी कई ज़्यादा मास आ रहा था इस पूरे एटम का.
तब हमें निकल के आया कि नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि इसको और भारी बना रही है। ठीक है, अब ये एटम ज़्यादातर कंडीशंस में स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि एटम का हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? एटम को ऐसे डिनोट करते हैं, नीचे Z ऊपर A, और हम लोग एक ही साइड कर सकते हैं, ये है ना। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, या ये सब तो आंसर करो। एटॉमिक नंबर हमें क्या बता देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो इक्वल ही होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो बेसिकली हमें ये बता देता है ना। और A क्या होता है? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ये क्या बताता है? हाँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जब हम लोग सम करते हैं उसी को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट बताता है। न्यूक्लियॉन्स दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब अवरल भाई आप बताइए, हमें अगर सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो हम लोग क्या करें? हाँ, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए। हाँ ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग कैसे कर लें ये काम? जैसे मान लो एक सब्सटेंस हमने एक एलिमेंट लिया ये, अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे ढूंढें? तो क्या किया आपने? A माइनस Z किया ना, तो वही हम लोग को बताता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये करना होगा। कौन सब्सटेंस है ये? ठीक है, तो क्लोरीन का ये एटॉमिक क्या है? नंबर है, और ये एटॉमिक मास है। अब ये 17 का ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अरे ठीक है, चलता है। वैसे तो ये क्लोरीन का तो आइसोटोप है, तो 35 भी है, 37 भी है। ठीक है, वो तो आएगा आगे, लेकिन हम लोग मोस्ट कॉमनली यही यूज़ करते हैं, है ना। अभी आएगा आगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2 8 7, लेकिन ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता। बेटा देता नहीं है, अच्छा लेता, ठीक है, एक गेन कर लेता है। इस वजह से ये एटम किस में बदल जाता है? आयन में, Cl-1 पे, है ना। चलो, तो ये हमें पूरी कहानी पता चलती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को इन जगह पे रखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी गुड। ठीक है, दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन। अब मैं ये पूछूं अगर कि बताओ इसके और इसके बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कि इसके और इसके बीच में? इनके बीच में ज़्यादा होगा। अच्छा, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन से इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा जो है पुल करने की शक्ति होगी। हाँ, मतलब इसको कौन ज़्यादा पावरफुल होंगे, जो खुद से स्टिक रहना चाहे यहाँ पे? लास्ट ऑर्बिट वाले, सबको लास्ट ऑर्बिट कि क्लोज वाले में? फर्स्ट वाले में नहीं, लास्ट वाले में ही। क्योंकि देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बहुत हाई है, तो वो तो उसको जोड़ के रखेगी, लेकिन जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिरते जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ही ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा कि अपनी जगह पे रहे। ठीक है, तो ये ज़्यादा पावरफुल होंगे। चलो, ये हुआ। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? कितना चार्ज होता है? हाँ, क्या आगे, क्या आगे यूनिट?
चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलम, हाँ। और क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है बस माइनस लगा देते हैं। एंड सो इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, है ना, एग्जैक्टली सेम, बस पॉजिटिव कर दो सब कुछ, है ना। और न्यूट्रॉन्स, वो तो न्यूट्रल चार्ज है उसका, जीरो चार्ज है उसका, ठीक है, ये होता है। और क्या जान सकते हैं हम लोग? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, अराउंड 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और हम लोग कॉमनली लिख देते हैं 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का कितना मास हो गया, इसी में ये मल्टीप्लाई कर दो, ये रहता है। तो ये कुछ रटने वाली चीज़ें हैं। और साइज ऑफ एटम होता है, साइज ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब तो ऐसा डेटा है जो कि मोस्टली नहीं पूछा जाता है लेकिन जानना ज़रूरी है, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ क्लियर है। इसमें हम लोग एटम से ज़्यादा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। तो अभी स्टोरी इसी चीज़ को हम लोग और मैग्नीफाई करेंगे और घुसेंगे हम लोग किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ये हमारा न्यूक्लियस, मतलब हम लोग ने बड़ा कर दिया, शेल्स को हम लोग ने इग्नोर किया। अब इसके अंदर क्या होगा, अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स भरे होंगे और प्रोटॉन्स के बीच में आपस में कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन का ना, फोर्स ऑफ, हाँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से रिपल्शन का फोर्स होगा। सारे जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, तो जैसे क्लोरीन के केस में 17 इलेक्ट्रॉन थे तो 17 प्रोटॉन भी होगा हर एक एटम में। अब इतना ज़्यादा रिपल्शन होगा और न्यूट्रॉन बस वहाँ पे रहेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है। लेकिन देखा जाए अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये न्यूक्लियर फोर्स को कंपेयर करें तो क्या लगता है किस में ज़्यादा, मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। और किसको क्या क्या लग रहा, किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है? नहीं? आयुष, दिल क्या कह रहा आज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा पावरफुल है? नहीं, न्यूक्लियर फोर्स ही ज़्यादा पावरफुल है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम लोग हीट करने से चीज़ों को रिएक्ट करा देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऐसा है कि हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। जैसे हम लोग ने सोडियम को लाया, अब सोडियम बड़ा ही रिएक्टिव है ना, तो हम लोग ने उसको छोड़ा, वो तुरंत जो भी हवा में हम लोग को वाटर मिलेगा तुरंत उससे रिएक्ट करके रिएक्शन कर लिया, तो वहाँ पे उसका न्यूक्लियस थोड़ी ना टूटा, बस एडिशन ऑफ या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। जैसे जब Na और Cl आपस में रिएक्ट करते हैं तो Na+1 प्लस Cl-1 रिएक्ट करा के तुरंत हम लोग को कॉमन सॉल्ट देते हैं, है ना। इसमें हम लोग को क्या ही करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, है ना, थोड़ी बहुत हीट कर दिया। और इलेक्ट्रोलिसिस भी हम लोग को अगर तोड़ना है पानी को तो वो भी बड़ा आसान है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तोड़ना बड़ा आसान है, इसी की हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करा दी,
थोड़ा सा सॉल्ट और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, इलेक्ट्रिसिटी डाल के हम लोग ने 2H प्लस और प्लस O2 माइनस कर दिया, है ना। तो ये सब तो हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर हम लोग को न्यूक्लियस ही तोड़ना पड़ गया तो वहाँ पे बहुत एनॉर्मस, या तो हम लोग को एनर्जी डालनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, फिर बहुत ही एनॉर्मस एनर्जी निकलती भी है, इतनी एनॉर्मस कि वो आसपास वाले एटम्स का भी न्यूक्लियस तोड़ दे। तो वही होता है हम लोग के हाइड्रोजन बॉम्ब के पीछे का साइंस, कि एक भी अगर हाइड्रोजन के पार्टिकल या फिर एक भी हाइड्रोजन के एटम को अगर हम लोग तोड़ पाएँ तो वो एक मतलब कंटिन्यूस चेन चलाता रहेगा ना, वो चेन रिएक्शन। यही हो रहा हमारे सन में, है ना। हाइड्रोजन बार बार टूट के हीलियम बनता जा रहा है। तो हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -14 और 10 to the power -15 ये होता है मीटर्स, है ना। तो एटम के साइज से बस 10 to power -5 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स ही हम लोग के कम है ये, है ना। तो मोस्टली साइज न्यूक्लियस का ही होता है, न्यूक्लियस ही बड़ा है, शेल्स छोटी छोटी साइज लेती हैं। हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलत दिखा देते हैं ना, कि हम लोग शेल्स बड़ी बना दिए, न्यूक्लियस छोटा सा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। वैसे हम लोग अगर कोई वीडियो वगैरह देखते हैं एनिमेशन तो वहाँ पे सही होता है, वहाँ पे वैसे शेल्स भी, अब ये तो 2D फिगर है तो ऐसे ही चलती है, वहाँ पे शेल्स भी कैसे चलती हैं, ये बहुत बड़ा सा राउंड रहता है, इसके अराउंड शेल्स, चलो मैं कैसे समझाऊँ इसको, देखते हैं। हाँ ये देखो, यही बताना चाह रहा था मैं, असल में तो ऐसा चलता है। तो सबसे बड़ा साइज हमारा न्यूक्लियस का ही है। चलो अब देखिए, अगर न्यूक्लियस पे ओवरऑल क्या चार्ज रहने वाला है। तो न्यूक्लियस का चार्ज का फॉर्मूला होता है Z इंटू ई माइनस, तो Z डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे जितना चार्ज होगा इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसीलिए अगर कोई मेटल है तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तभी उन पे +1 का चार्ज या फिर वैलेंसी वो लोग ले पाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम, प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज। और जस्ट ऑपोजिट होता है किसका केस, नॉन मेटल्स का। उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सर वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा, प्रोटॉन्स का नंबर कम। और जो मास होता है एक पूरे एटम का, मास ऑफ एन एटम, दैट इज ऑलमोस्ट द मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही मास है, इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास होता ही नहीं, नेग्लिजिबल मास, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का भी मास लिख ही लो, 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg।
लेने जाना है, चलो ठीक है। आंटी की तबीयत कैसी है? अभी भी कमजोरी है? प्लेटलेट्स ऊपर आ गए, नॉर्मल है अब? घर पे है कि अभी हॉस्पिटल में? अच्छा, वापस से वो करवाए थे ब्लड टेस्ट, तो उसमें हीमोग्लोबिन जो प्लेटलेट्स थोड़े कम है और चलो फिर पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारे मार्क्स ही देख के उनके प्लेटलेट्स ऊपर आएंगे। अब जब वो देखेंगे कि बेटे का 90% 95% के ऊपर आया तो प्लेटलेट शूट अप कर जाएंगे। सच में बहुत बड़ा रोल होता है कोर्टिसोल का भी। हाँ, चलो बाय बाय। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और मास ऑफ प्रोटॉन, उनको देखो, तुम लोग को कितना सही टीचर मिला है जो फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी करे। यहाँ से वैसे रिफ्लेक्शन से खूब दिखता है जो तुम लोग लात मारते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, लेकिन ठीक है। नहीं, तुम भी चलाते रहते हो, तुम तो जो चमकीला पहन के आते हो तुम ही सबसे ज़्यादा दिखते हो, ऐसे साइड करके जो चलाते रहते हो, तुम्हारा लाल लाल वॉलपेपर बड़ा एविडेंट दिखता है। हाँ हाँ दिखता है। अच्छा, तो किसी और के फ़ोन का तुम चला रहे हो? जिसका भी रेड वॉलपेपर हो उसका फ़ोन चल रहा था, दिखा था। रेड वॉलपेपर था, ये देखो मेरा तो थोड़ा, हाँ देखो रेड रेड आ तो रहा है। बेचारा फंसाने जाता है, खुद ही फंस जाता है। सर इसका रेड है, देखिए हाँ वही, हाँ हाँ यही तो है। देख रहे हैं बदतमीजी कर रहा है। चलो ये सब हुआ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हाँ हाँ लेट चली रही है, 10 मिनट लेट से स्टार्ट ही हुई तो लेट ही चल रही। हाँ बस होने वाली है। हाँ देखा जाएगा। 8 तारीख से स्कूल। अभी तो देखो, आज 29 है ना, कल 30, 31 शायद कोई आएगा नहीं, है ना। 31 तो सभी का है, तो बस कल भर और 31 कुछ होता है ना, 31 दिसंबर को। तो 30 ही कल ही और क्लास चलनी है, परसों में भी शायद ही कोई आए, फिर फर्स्ट को भी शायद ही कोई आए, तो सेकंड से हम लोग दिन की क्लास कर सकते हैं, है ना। तो वो देखते हैं यूनानिमस, आप लोग सजेशन दे क्या सूट करेगा सबको। सर वही सर, तो क्या बोलते हैं आप, सुबह क्या 6 बजे? नहीं सर 11-12 बजे। 11-12 बजे दोपहर इसने ले लिया। 12, हाँ यार धूप वूप रहेगी तो अच्छा लगेगा। 12 से 1 से 2, कितने बजे? 2 2 बजे बजे। जाना है ना भाई। हाँ तो 12 बजे की बात हो रही ना, अभी 3 घंटे की बात है, अभी 1 ही घंटे की बात हो रही। तो तुम्हारे साथ वो भी रहेगा, हाँ सर दोनों, मतलब दोनों लोग का 2 बजे से पहले पहले है ना। हाँ चलो ठीक है, फिर 12 के अराउंड करा जाएगा, धूप रहेगी बढ़िया तो सही रहेगा। शाम को तो सच में बड़ी ठंडी हो जा रही है यार। मोस्ट प्रॉब्ली न्यूक्लियर खुला ही, सब हमेशा खुली रहती है भाई कोचिंग। वो तो तुम लोग हो जो नहीं आते हो, तो हम क्या दीवालों को थोड़ी ना पढ़ाएंगे। एक दिन तो मैंने किया ही था, तुम लोग में से कोई नहीं आया, उसको पढ़ा रहा था, लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला। तो करना ही पड़ता है कभी कभी, वरना कोचिंग तो खुला रहता है। अच्छा देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक
जो हमने एक एग्जांपल दिया NaCl वाला, तो जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं हमारे वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड, उल्टा बोल दिया। तो वैसे ही हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी जो होंगे आगे, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियस बाहर निकले, न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उनका भी वही सेम वो लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 92-234 ये अगर टूटा तो ये बनेगा यूरेनियम 90 और U234 प्लस ये देगा He4, ये 2, ठीक है। एंड दिस इज द अल्फा पार्टिकल वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल है बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो यही होंगे हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो हम लोग उसको He भी लिख सकते हैं या फिर अल्फा पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, तो ये यूरेनियम जब टूटा तो इसमें भी हमारा यहाँ पे 92, यहाँ पे 92 तो फॉलो किया, यहाँ पे भी 238, 234, 4, तो हमारा हर चीज़ सेम रहा। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों सेम रहे हैं। तो कितना भी माइक्रो लेवल पे जाके या फिर मैक्रो लेवल पे जाके रिएक्शंस हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सब पे चलेगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन लिख लो, यूरेनियम टूटा है थ्रोमियम में, तो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आया है ना। चलो अच्छा, उसको आगे डिस्कस करते हैं। खैर बस वो मास वाली बात थी, कंजर्वेशन ऑफ मास सेम चलेगा इसमें भी। अब आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जो मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, हाँ मास, एटॉमिक मास, ठीक है। तो बेसिकली 2 या फिर 3 हम लोग ले लिए जिसमें हमारा एटॉमिक मास सेम चल रहा है, अरे एटॉमिक नंबर सेम चल रहा है लेकिन एटॉमिक मास बदल रहा है। तो A1, A2 और A3। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने कार्बन लिया, कार्बन का एग्जांपल, तो कार्बन के भी काफ़ी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 14, जिसमें से ये सबसे अबंडेंट होता है, यही हर जगह पाया जाता है। और इनका नाम भी बहुत सिंपल होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। अब इसमें से जो रेडियो एक्टिविटी आता है कॉन्सेप्ट, वो तब आता है जिसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो एक्सीड करने लगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जैसे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, ठीक है, तो इसकी रेडियो एक्टिविटी मतलब ना के बराबर है। इसमें से रेडियो एक्टिव मतलब इसको हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं कह सकते, लेकिन ये इसमें है, एक ज़्यादा है, तो ये स्लाइटली रेडियो एक्टिव बना और ये सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हमारा न्यूट्रॉन के नंबर में और प्रोटॉन के नंबर में, उतना ज़्यादा होगा वो रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मोर होगा वो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियो एक्टिव। हाँ, क्लोरीन का आइसोटोप होता है ना। नहीं, क्योंकि उसमें तो मतलब 1-2 से नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है ना
वो इतनी ज़्यादा है, लेकिन जैसे यूरेनियम का मैंने एग्जाम्पल लिया, उसमें 143 का लगभग 234, 92, हाँ 141 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो 140, मतलब क्या बोले, देखो तो 141 का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे यूरेनियम बड़ा रेडियो एक्टिव हो गया, और उससे भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा जो हम आज, जिसमें हम लोग यूरेनियम जिसका 238 हो जाए, है ना, तो यूरेनियम के भी आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हमारा रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सीड करने लगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन 1 ये क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, है ना। तो इसमें भी बढ़ रहा है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे जैसे बढ़ रहा है वो, ठीक है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन में क्या, Cl1735 और Cl1737। अब इसमें से भी ज़्यादा अबंडेंट ये पाया जाता है, इन दोनों के मतलब मिलने का रेशियो 3:1 होता है, कि एक एटम जब इसका मिलेगा क्लोरीन 37 का, तब एक एटम मिलेगा हमारे क्लोरीन 35 का, है ना। तो 3:1 का रेशियो होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। हाँ, ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव रहेगा, हाँ। और टिन के सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, हाँ, टिन हैज़ द मोस्ट आइसोटोप्स, हैज़ द मोस्ट आइसोटोप्स इन नेचर। आइसोटोप्स 10 आइसोटोप्स होते हैं इसके। दस आइसोटोप्स, बस। अब लास्ट, हाँ, नहीं याद नहीं करना है आपको, बेसिकली बहुत सिंपल इसमें आएगा आपको। यूजुअली 5 से ज़्यादा नहीं एक्सीड करता है, मतलब 5 ऐसा है जो आपको अटेम्प्ट ही करना है, बाकी अगर चॉइस में आ गया तब तो फिर 10 भी हो सकता है। इसमें बेसिकली एक पूरा रिएक्शन दिया रहेगा और उसमें बताना होगा कि कितना लॉस ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, तो वो केमिस्ट्री भी जिसको समझ में आती है वो भी कर लेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही उसमें भी फॉलो करना है, इसलिए मैंने एडवांस में बताया। अब बस लास्ट एक टॉपिक देखें आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स 2 तरीके के, एक होता है स्टेबल आइसोटोप्स और एक होते हैं अनस्टेबल आइसोटोप्स। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं ना, दे ओनली गिव राइज टू द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, है ना। तो हमारा जैसे स्टेबल आइसोटोप्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ, और अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या हो जाएंगे, जिसमें, हाँ, ठीक है, और जितना ज़्यादा हमारे न्यूट्रॉन्स, हाँ, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूरेनियम ही ले लेते हैं। यूरेनियम का एक आइसोटोप U92 235 और यूरेनियम 92 238। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 92 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 143, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 92 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 138, नहीं 146।
तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब है तो ये भी रेडियो एक्टिव, ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिव ये नहीं, दोनों रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव और बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, रेडियो एक्टिव और ये इससे भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव, इवन मोर रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो आज हम लोग ने बस यही देखा कि रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ पे आता है, जब एक इम्बैलेंस हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। तो होने ही वाला है, न्यूक्लियर फोर्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा ऐसे केसेस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमारी नॉर्मल चलेंगी इन आइसोटोप्स में, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में ये जितना बड़ा डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा इसकी दिक्कत रहेगी। उसी न्यूक्लियस में इनको रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये टाइम टाइम पे निकलते रहेंगे। न्यूक्लियस उस शेल को या फिर उस न्यूट्रॉन्स उस न्यूक्लियस को एस्केप आउट करना चाहेंगे। ठीक है, और जब वो करेंगे तो वो एक ही टाइप से कर सकते हैं, जब वो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए, और वही किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। हम लोग या तो एक एटम के ऊपर एक और एटम फेंकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन हो जाता है, तो एक जाके 2 में टूट जाएगा और ये 2 में टूट के फिर 4 हो जाएगा। या तो न्यूक्लियर फ्यूजन कर देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने रेडियो एक्टिव स्टार्ट किया है। अब कल हम लोग आइसोबार्स से कंटिन्यू करेंगे।